Hello everyone, this is Pradeep Kumar Yadav. I'm a physics faculty for IT, JEE and NEET students. I have been teaching since 2017 and now I have nearly 5 years of teaching experience to those who are preparing for IT, JEE and NEET. And I have also 3 years of online teaching experience in which I worked for Doubtnut and Unacademy. And in last 5 years as a offline physics faculty, I worked for Lakshya Institute, which is located in Gurugram, Haryana. And after that, the Vibration Academy, which is in Gujarat, Bharuch. And presently, I'm working for JC Maxwell Coaching Institute, James Clark Maxwell Coaching Institute, which is located in Assam, Barpeta Road. And my qualification details is as I'm a BTech graduate from mechanical branch. Pass out year is 2018, and college name is KNGD Modi Engineering College, associated with Abdul Kalam Technical University, AKTU. The address is Modi Nagar, Uttar Pradesh, which is in between Ghaziabad and Meerut. So today we are going to discuss a very fascinating topic, rolling motion, which is the part of rotational mechanics. So हम जानते हैं कि रोलिंग मोशन एक पार्ट है रोटेशनल मैकेनिक्स का और ये एंड है जहां पर सारी मैकेनिक्स कंप्लीट होने वाली है. ओके, सो लेट्स डिस्कस. I know I have quite awareness that all of you have already practical understanding what is the rolling motion. Basically हम सब ने देखा है रोलिंग मोशन को और किसे कह रहे होते हैं रोलिंग मोशन को. सो किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट लाइक व्हील, सिलेंडर, उसको मूव करना किसी सरफेस पे हम क्या कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है. बेसिकली हम जानते हैं अपने रोलर को रोलर क्यों कहा है एग्जैक्टली क्योंकि वहां पर एक जो सबसे दिखाई पड़ने वाली चीज है उस पूरे रोलर में वो है सिलेंड्रिकल व्हील. वो उतना बड़ा सिलेंड्रिकल व्हील सड़क पे करता क्या है मूव करने के दौरान, वो सड़क को फ्लैटेंड करता है रोल हो करके, रोल कर करके. समझ में आ रही बात? फ्लैटेंड करने की कोशिश करता है. इसी वजह से पूरे व्हीकल का नाम ही यहाँ पर क्या है, रोलर है. ऑब्वियसली आप कार को रोलर नहीं कहते क्योंकि वहां पर देखने जैसी चीज पूरे कार को है, वहां पर व्हील एक छोटा सा हिस्सा है उसका. अब वो व्हील एक एक्टिविटी या मूवमेंट कर रहा होता है तो वो मूवमेंट रोलिंग मोशन करता है ऑब्वियसली वहां पर भी. तो रोलिंग मोशन हम जानते हैं, हमने देखा है कि किस तरह की हरकत किसी राउंड ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रही होती है किसी सरफेस पे बेसिकली. तो आंखों से एक इंट्यूशन है हमारे पास कि रोलिंग मोशन किसे कहने वाले हैं. बट अगर मैं कहूं कि आपको एक ऐसे बंदे को बताना हो जिसने कभी रोल करती हुई चीजों को देखा नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि एक मार्स पे एक बंदा है और वहां पे चीजें सिविलाइजेशन इतनी विकसित नहीं हुई है कि उनको बताना है आपको कि रोल करना क्या होता है बेसिकली. तो इसके लिए आप मजबूर हो जाओगे जब एक रोल करते हुए ऑब्जर्व को गौर से देखने के लिए, क्योंकि रोल करना एक एक्टिविटी है, एक फिनोमिनन, एक घटना है जो चल रही होती है, मोशन है ना ये. तो इस चीज को बारीकी से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप क्या कहोगे कि क्या हो रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है. तो क्लियर? जैसे कि एक चोर के बारे में आपको बताना होगा तो ऑब्वियसली आप उसके चेहरे के हर उस फीचर को गौर से याद करने की कोशिश करोगे ना. उस चेहरे के हर एक फीचर यानी आंख, नाक, कान, कलर एंड अदर थिंग, अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, उन हर प्रॉपर्टीज को आप गौर से याद दिलाने की कोशिश करोगे कि क्या क्या थी जो उस चेहरे को उस तरह का चेहरा बना रही थी. ओके, इसी तरीके से जब आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है उस रोल करती हुई ऑब्जेक्ट में, रोल करते हुए व्हील में, तो ये देख पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. वो बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ पाथ को फॉलो करता है हर एक पार्टिकल उसके अंदर का, और कमाल का एक मोशन होता है वो, ठीक है ना, एक यूनिक ही मोशन है वो. तो हम बेसिकली कहने वाले हैं ये रोलिंग मोशन किसके लिए हो रहा होता है. तो फॉर राउंड ऑब्जेक्ट, फॉर राउंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग, for round objects moving over a surface, moving over a surface. किसी राउंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये बेसिकली बात होने वाली है, रोलिंग मोशन की बात करने जा रहे हैं. तो और जब ये राउंड ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं किसी सरफेस पर तब तो क्या कर रहे होते हैं, रोलिंग मोशन. बट मतलब क्या, रोलिंग मोशन मतलब क्या कर रहे होते हैं, मैं समझाता हूँ. रोलिंग मोशन, इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस टू काइंड्स ऑफ मोशन. समझ आ रही बात? टू काइंड्स ऑफ मोशन साइमल्टेनियसली किसी एक चीज के द्वारा करी जा रही होती है और उसका रिजल्ट होता है रोलिंग मोशन. और वो क्या टू काइंड्स ऑफ मोशन होते हैं, तो वो होते हैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन as well as translational motion, translational
मोशन। अब कोई एक ऑब्जेक्ट एक ही साथ दो तरह की हरकतें यानी दो तरह का मूवमेंट कैसे कर पा रहा होता है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है एक्चुअली। आप डे टू डे लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस भी करते हो। जैसे कि मैं कहूँ ट्रेन में, अब ट्रेन मूव कर रही होती है, आप ट्रेन में बैठे हुए हो सीट पर, तो आप जानते हो कि ट्रेन आपको भी लेकर जा रही है, क्योंकि सीट के थ्रू आप एक्सपीरियंस भी करते हो, एक सीट के थ्रू धक्का आप महसूस करते हो आगे की तरफ जो आपको मूव करा रही होती है ट्रेन के मूव करने के साथ। यानी ट्रेन का एक मूवमेंट वहां पर है और वही मूवमेंट एसोसिएटेड है आपके साथ भी। अब उस ट्रेन के अंदर ये इस तरह का मूवमेंट करते हुए, यानी ट्रेन वाली मूवमेंट, ट्रेन एक रफ्तार से आगे जा रही होती है, उसी रफ्तार पे आप भी होते हो अगर सीट पे बैठे हो तो एक तरह का ये मूवमेंट तो आपके साथ एसोसिएटेड है ही, और साथ में एक और कोई भी हरकत आप कर सकते हो उसमें, आगे चलने का, पीछे जाने का, उछलने कूदने का, मतलब कुछ भी किसी भी तरह का एक और मोशन अलाउ है आपके लिए, नेचर अलाउ करती है, आप कर पाओगे। समझ में आ रही बात? तो यहां पर आप देख रहे हो कि कितनी इजीली दो दो तरह के मोशंस आपने अपने साथ कर रखे हैं उस ट्रेन में। तो बेसिकली वो तो एक अगर कोई बाहर से बंदा आपको देखेगा ट्रेन में, ट्रेन की स्पीड के साथ साथ आपकी अपनी एक और स्पीड है उस ट्रेन के अंदर, तो उसे एक रिजल्टेंट स्पीड या फिर रिजल्टेंट मूवमेंट दिखाई पड़ेगी, उसको रिजल्टेंट मूवमेंट ऑब्जर्व होगी। तो होता तो रिजल्टेंट ही है बेसिकली। रिजल्टेंट मतलब कोई एक तरह का मोशन आप कर रहे हो, फिर तो वो कुछ और नहीं है, वो रिजल्टेंट आया है किसी दो तरह के साइमल्टेनियस मूवमेंट की वजह से। समझ में आ रही बात? और वो दो तरह का साइमल्टेनियस मूवमेंट अलाउड है आपके लिए, आप कर पाओगे, कर पाते भी हैं। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट रोल करने के दौरान दो तरह का रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ओके, अब रिजल्टेंट ही महसूस होगा तो रोलिंग मोशन आपको दिखलाई पड़ता है, उसमें एक खास तरह का पैटर्न वो फॉलो करता है पाथ का। तो ये क्यों ऐसा है? क्योंकि आप समझते हो कि अगर 2 चम्मच चीनी डालो ऑब्वियसली पानी से भरे गिलास में, और उसके बाद 3 चम्मच की चीनी डालो, समझ आ रही बात, तो आपको क्या टेस्ट होगा? 5 चम्मच की चीनी के बराबर। 2 और 3 चम्मच का टेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो है क्या बेसिकली? 2 और 3 चम्मच है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर रोलिंग मोशन भी इसी तरह का है। अब हम इस चीज को महसूस भी करते हैं, विजुलाइज करने की भी कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे कर पा रहा होता है। तो जैसे कि एक व्हील कंसीडर करते हैं हम, ठीक है, हमारे पास एक व्हील है। अब ये व्हील से एक एक्सल एसोसिएटेड है बहुत लंबा, ठीक है ना, बहुत बहुत लंबा एक्सल एसोसिएटेड है, और ये बहुत बहुत लार्ज है व्हील, ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं। और इस पे आप पीछे की तरफ यहाँ पर एक्सल पे इस तरह से करके बैठे पड़े हो, ठीक है, और आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस व्हील को मूव करते हुए। व्हील क्या कर रही है? आगे की तरफ जा रही है। जब आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या देखते हो आप? क्योंकि ये व्हील बहुत बहुत बड़ा है तो आपको कुछ और नजर नहीं आता इस व्हील के सामने। समझ में आ रही बात? इस व्हील के अलावा, और ये जमीन भी बहुत नीचे छूट गई है, तो आपको सिर्फ ये व्हील नजर आ रहा होता है। तो इस व्हील को सिर्फ देख पाने की वजह से आप क्या महसूस करते हो? अगर मैं एक पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर दूं तो ये पॉइंट क्या करता नजर आता है? इस पर, इस बीच का जो एक्सियल डायरेक्शन यानी जो सेंटर है इस व्हील का, उस पर ये रोटेट करता हुआ नजर आता है मुझे। क्या करते हुए नजर आता है? रोटेट करते हुए इसके अबाउट, यानी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ पर और ये पार्टिकल इस दिशा में टेंजेंशियली मूव कर रहा होगा। क्लियर बात? टेंजेंशियली मूव कर रहा होगा। आपको लगेगा कि यार ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और सारे पार्टिकल को एक साथ देखोगे तो कहोगे ये पूरा मिल करके ये ऑब्जेक्ट, ये जो राउंड ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है? तो रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन। तो यहां से तो जस्टिफाई होता है ये बात। आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन, क्योंकि हर एक पार्टिकल को रोटेट करता हुआ पा रहे हो आप। समझ में आ रही बात? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप ट्रेन में बैठ करके अपने दोस्त को उस ट्रेन में चलते फिरते देखोगे तो कहोगे यार वो तो सीधे सीधे पैदल चल रहा है या फिर पीछे पीछे पैदल आ रहा है, आपको उस ट्रेन का मूवमेंट नहीं दिखलाई देने वाला। अभी क्या है कि अब इधर से देख रहे हो तो व्हील के साथ ऐसी बात नजर आ रही है। अगर आप दूसरी साइड देखोगे तो क्या होने वाला है? दूसरी साइड देखोगे कि पेड़ या फिर सड़क या फिर बाहर की कोई भी चीजें वो क्या पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। ऑब्वियसली इसे पीछे छूटना ही कहोगे, ऐसा नहीं कहोगे कि पीछे ये सब कुछ जा रही है, ठीक है ना। हाँ, हम जानते हैं कि हम अपने लिए अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम अपने आप को रेस्ट में ऐसा महसूस करते हैं कि हम ऐसा रेस्ट में। समझ में आ रही बात? बिल्कुल जैसे कि अर्थ पे हो आप बार बार कहते हो कि सूरज ईस्ट से उगा साउथ में डूबा, इस तरह की बातें करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि सन इधर से इधर जा रहा है। बेसिक एक्सपीरियंस और अनुभव के हिसाब से बात करो तो, नहीं तो फिर आपको ऑलरेडी पता होता है कि वो नहीं मूव कर रही है। अब इतना नॉलेज आ चुका है हमारे पास कि अर्थ मूव कर रही है, ये आइडिया है हमारे पास। लेकिन हमें महसूस क्या होता है? हमेशा से महसूस क्या होता है कि अर्थ स्टेशनरी है, हम स्टेशनरी हैं।
तो आपको लगता है कि ये जैसे यहाँ पर बैठ कर देखोगे तो आप तो अपने आप को रुका हुआ महसूस करोगे, और जब देखोगे तो ये सिर्फ रोटेट करता हुआ पाओगे इसको। जब दूसरी साइड देख रहे हो तो इसको देख करके आपको समझ में आ जाता है कि चीजें आगे की तरफ ट्रांसलेट भी कर रही हैं। यहाँ पर एक्सल आगे की तरफ ट्रांसलेट भी कर रहा है, यानी तुम भी आगे की तरफ ट्रांसलेट करो। इवन इसका मतलब है कि ये सेंटर भी आगे की तरफ ट्रांसलेट कर रहा होगा। अब समझो जरा, ये जो व्हील है एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, ये जो व्हील है एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, और रिजिड ऑब्जेक्ट की खासियत क्या होती है कि अगर रिजिड ऑब्जेक्ट में किसी भी दो पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करें तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है दैट विल नॉट चेंज विद एनी ऑफ द कॉस्ट। समझ वाली बात, किसी भी कुछ भी कर जाओ इसके ऊपर लेकिन वो सेपरेशन नहीं बदलने वाला है। कुछ भी करेंगे लेकिन सेपरेशन चेंज नहीं होने देंगे। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये रिजिड है, टाइटली बंधे हुए हैं, तो कुछ भी करने के नाम पर क्या कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग से हिलना डुलना और रुके रहना, यही तो होता। अगर हिलना डुलने की बात भी करूंगा मैं, तो अगर ये पार्टिकल आगे की तरफ ट्रांसलेट करता है तो ये पार्टिकल भी आगे की तरफ ट्रांसलेट एग्जैक्टली वैसे ही करेगा जैसे ये कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन मेंटेन करके रखना है इनको। सेपरेशन मेंटेन क्या मजबूरी है इनकी, क्योंकि बंधे हुए एक दूसरे के साथ। अगर ये पार्टिकल इधर की तरफ मूव करेगा तो ये पार्टिकल भी एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसलेट करेगा। समझ में आ रही बात है? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दोनों पार्टिकल की सेम होनी होगी क्योंकि रिजिड हैं ये दोनों। एक और हरकत पॉसिबल है, वो ये कि अगर ये इस पार्टिकल की बात करूं और इस पार्टिकल की बात करूं, अगर ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है और सिर्फ ये पार्टिकल मूव कर रहा है बट रिजिड है, तो कहीं दूर जा नहीं सकता, मतलब ये लेंथ को बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन एक अलाउंस है क्या कि इस लाइन जॉइनिंग लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करे। तो अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे इस लाइन जॉइनिंग लेंथ के, यानी ये इट विल मूव about a circular about a center which is this point on a circular path। ये एक सर्कुलर पाथ पे ये रोटेट करना शुरू कर देगा, और इस तरह से ये मूव करने के साथ अपने डिस्टेंस को भी मेंटेन कर सकता है और एक हरकत भी दिखलाई पड़ सकती है यहाँ पर। तो एक तरह का ये मूवमेंट पॉसिबल है इस रिजिड ऑब्जेक्ट की तरह, और एक तरह का ये मूवमेंट पॉसिबल है रिजिड ऑब्जेक्ट में जिसमें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी अगर ये करेगा तो ये भी करेगा। इसमें इसके रेस्पेक्ट में दैट कैन मूव बट along the perpendicular direction on the with the line joining to them। समझ में आ रही बात? तो इस तरह का मूवमेंट यहाँ पर दोनों बातें हैं यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर बैठ कर देख रहे तो ये सर्कुलर मोशन तो कर रहा ही है, ये तो मोशन कर ही रहा है, और साथ में क्योंकि ये भी ट्रेवल कर रहा है इसका मतलब ये सेंटर भी क्या कर रहा होगा, इस व्हील का सेंटर भी आगे की तरफ ट्रैवल या ट्रांसलेट कर रहा होगा, तो इसको भी ट्रांसलेट करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेन में वो बंदा आपका दोस्त उस ट्रेन में चल तो रहा ही है लेकिन पूरी ट्रेन भी चल रही है, तो पूरी ट्रेन की मूवमेंट आपके साथ एसोसिएटेड है एज वेल, आप अंदर मूव भी कर रहे हो, तो दोनों तरह के मूवमेंट्स अलाउ मतलब कि एप्लीकेबल है वहां पर या हो रहे होंगे। तो यहां पर भी क्या देख रहे हो कि ये पार्टिकल क्योंकि ये सेंटर आगे बढ़ रहा है तो साथ ही साथ ये पार्टिकल भी आगे बढ़ रहा है, और आप इस पार्टिकल को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप भी साथ ही साथ आगे बढ़ रहे हो इस पार्टिकल के साथ, किसी भी एक पार्टिकल के साथ। समझ में आ रही बात? अब ये क्योंकि आपके साथ साथ ये आगे बढ़ रहा है तो आपको ये महसूस नहीं होता कि ये ट्रांसलेशनली चल रहा है क्या, आपको सिर्फ महसूस होता है कि ये रोटेट कर रहा है। समझ में आ रही बात? आपको सिर्फ महसूस होता है कि रोटेट कर रहा है, लेकिन अब आप जान चुके हो दूसरी साइड को देख करके ये पार्टिकल ट्रांसलेट आगे चल भी रही है पूरी बॉडी, और साथ में इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है इस सर्कुलर पाथ पे। तो अब जो असल में ऑब्जर्व होगा वो ऑब्जर्व होता है रिजल्टेंट। आप तो सिर्फ ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस चीज को, लेकिन आप जान गए कि ये भी इसके साथ एसोसिएटेड है, ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी। लेकिन अब कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ लड़का या बंदा कोई खड़ा होकर के देखना चाहेगा इस चीज को, तो क्या उसे महसूस होगा, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी उसे महसूस होने वाला है, वो बहुत ही अलग तरह का होगा। इस चीज को और अच्छे से हम क्लियर कर लेते हैं। ये तो रफली मैंने समझाया इस बात को कि कैसे एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल के साथ साथ ट्रांसलेशनल कर रहा है और उसका रिजल्टेंट रोलिंग मोशन होने वाला है। अब वो कैसा देखने में होगा रोलिंग मोशन, एक पार्टिकल की बात करूं सिर्फ तो इस पूरे व्हील में। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ये रिजल्टेंट दिखलाना पड़ेगा हर एक पार्टिकल का रोलिंग मोशन करने के दौरान। यहाँ पर क्या है कि मान लो कि एक व्हील है और एक दूसरी व्हील है। एक व्हील हमारी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन, और एक ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, ट्रांसलेशनल ओके। सो द रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट विल बी व्हाट, रोलिंग मोशन। कैसे हम देखते हैं रोलिंग मोशन, मतलब क्या हो रहा होगा उसमें, इन दोनों का रिजल्ट बनकर के क्या आने वाला है उसकी हम बात करेंगे। रोलिंग मोशन जैसे किसकी बात करूं तो ये इसका सेंटर है और ये सिर्फ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है कुछ ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट।
कुछ ओमेगा एंगुलर स्पीड से सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर रोटेट कर रहा होगा, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल की बात करो तो इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, जैसा कि वहां पर हमने बात करा, इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी और इसके पास भी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, कुछ इस तरह, ठीक है ना। किसी भी पार्टिकल की बात करो, जैसे कि इस सर्कल पे लोकेटेड पार्टिकल्स की बात करो, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। ओके, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी डैश बोल देते हैं और इन सबको वीटी वीटी बोलते हैं। वीटी डैश क्यों बोला मैंने, क्योंकि अलग सर्कुलर पाथ पे, क्योंकि रेडियस कम है इसका इसके मुकाबले, तो रेडियस अलग है तो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी भी अलग होगा। हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते आ रहे हैं इस बात को, आई होप आप अवेयर हो इस बात को लेकर के। ओके, सो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी वीटी डैश होगी। तो सब के सब क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ एसोसिएट होकर के मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं अबाउट दिस सेंटर। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है VCM, क्योंकि ये ट्रांसलेट कर रहा है तो हर एक पार्टिकल उसी तरीके से ट्रांसलेट कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज रिजिड। ओके, तो यहां पर हर एक पार्टिकल के पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है VCM। ओके, किसी भी पार्टिकल की बात करूं मैं तो इसके पास भी VCM होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर तो रिजल्टेंट क्या होने वाला है, इस पार्टिकल की बात करी जाए तो इस पार्टिकल के पास टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी, साथ में VCM भी होगा, क्योंकि अब ये और ये दोनों कर रहा है। समझ में आ रही बात, ट्रांसलेशन की वजह से सेंटर ऑफ मास आगे जा रही है तो इसको भी आगे भगाएगी और साथ ही साथ ये रोटेट भी कर रही है यहाँ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आने वाला है, VCM प्लस VT इज इक्वल टू VR बुलाएंगे। यहाँ की बात करो आप तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल कंपोनेंट दोनों ही इन्वॉल्व होने वाले हैं यहाँ पर भी। तो रिजल्टेंट कैसा होगा इसका, कुछ बीच में आने वाला है VR। यहाँ की बात करो आप तो ये कैसा होने वाला है यहाँ पे, तो आगे की तरफ क्या है VCM और पीछे की तरफ हमारे पास VT है। तो देखोगे आप तो हो सकता है VCM ज्यादा हो या फिर VT भी ज्यादा हो, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि VCM अगर ज्यादा है VT से तो रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। क्लियर है बात। तो उसी तरीके से बाकी सारे पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है इसके पास क्या होने वाली है वेलोसिटी, सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्या है, रेस्ट में है, सब कुछ इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ओके, तो इस पार्टिकल की बात करूं तो इसके पास एक VCM होगा और साथ में एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, जिसमें ये VR इस तरफ होने वाला। और इस पार्टिकल की बात करूं तो ये यहाँ पर VCM है और साथ में एक VT डैश है, VT डैश, तो इसके बीच में एक VR डैश करके रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। तो हर एक पार्टिकल एक अपनी ही वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। अगर मैं किसी एक पार्टिकल को पूरे मूवमेंट के दौरान देखूं तो कैसा वो पाथ एक्वायर करेगा, कैसा वो पाथ एक्वायर करेगा, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। कैसा वो पाथ एक्वायर करेगा। ओके, तो मान लिया 3 पोजीशंस की बात कर रहा हूं, 3 लोकेशंस पे ये व्हील कभी यहां पर था, उसके बाद यहां पर पहुंचा एंड देन ये कहीं आगे यहां पर होगा। मैं एक पूरे साइकिल की बात कर रहा हूं, एक साइकिल में यहां से ये पार्टिकल चला है, घूम करके वापस यहां पहुंचे है, वापस एक पूरी साइकिल कंप्लीट करिए। तो इस पूरे मूवमेंट के दौरान इसने कैसा पाथ एक्वायर किया होगा या फिर किस तरह से ये आगे बढ़ा होगा, एक ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा देखेगा तो कैसा नजर आएगा इस पार्टिकल के साथ। तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह के पाथ पे चल रहा है, यहाँ से आधे साइकिल पे या यहाँ टॉप पे पहुंचा, उसके बाद फिर वापस यहाँ पर आया। तो अब ये जो पाथ है, ये पाथ कोई पैराबोलिक नहीं है, ना ही कोई सर्कुलर है, ये एक अलग ही तरह का पाथ है। इसको हम लोग साइक्लॉइड बुलाते हैं, साइक्लॉइड ट्रेजेक्ट्री। ओके, ट्रेजेक्ट्री, साइक्लॉइड ट्रेजेक्ट्री ये इस वजह से है क्योंकि हर एक पॉइंट पे देखोगे तो इसके पास 2 तरह के वेलोसिटीज हैं और इसका एक रिजल्टेंट आ रहा है। अब जैसे भी ये VCM है और जैसा भी ये V टेंजेंशियल, ये दोनों मिल करके एक हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी डेवलप करते हैं और ये पूरा का पूरा पाथ डिजाइन हो पाता है यहाँ पर साइक्लॉइडल ट्रेजेक्ट्री। दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम ओमेगा CM and the center of this wheel is moving with the VCM. So this kind of trajectory will come into picture. So this is the thing all about the rolling motion. Now we are going to discuss the types of rolling motion. यहाँ पर एक से ज्यादा तरह के rolling motion होते हैं, types of rolling motion. हम यहाँ पर सिर्फ एक टाइप की बात करेंगे, प्योर रोलिंग की। टाइप्स ऑफ रोलिंग मोशन, पहली बात वो क्या क्या होती है, पहली होती है प्योर रोलिंग। 2 तरह की होती है बेसिकली, प्योर रोलिंग और इसको कह सकते हो आप रोलिंग
विदाउट स्लाइडिंग, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। तो नाम से ही क्लियर हो पा रहा है कि यहाँ पर रोल करेगी बट स्किडिंग या स्लाइडिंग या फिसलन जैसा कुछ नहीं होने वाला, स्लिप जैसा करने वाला कुछ नहीं होने वाला। सड़क पे वो स्लिप नहीं करेगी, सिर्फ क्या करेगी, रोल करेगी। अब कैसा होगा यह देखने में हम इसकी बात करेंगे। उसी तरीके से दूसरा यहाँ पर रोलिंग मोशन हो जाता है, रोलिंग विथ स्लाइडिंग, रोलिंग विथ स्लाइडिंग। हम सिर्फ प्योर रोलिंग की बात करेंगे, आफ्टर दैट एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, सो दैट टू चेक आवर ग्रैप्स how we have understood the concept, okay, how we would understood the concept। आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर। तो हमारे पास प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, प्योर रोलिंग जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, प्योर रोलिंग। बेसिकली ये क्या है, नाम से ही आपको क्लियर था, नाम से ही आपको क्लियर था कि इसमें रोलिंग होगी बट ये स्लाइड नहीं करेगा। रोलिंग होगी बट ये स्लाइड नहीं करेगा, तो मतलब क्या करेगा, स्लाइड नहीं करने का मतलब है कि ये जो पॉइंट इसमें कांटेक्ट में आने वाला है, ये पॉइंट इस रोड के या फिर इस सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा, स्टेशनरी होने वाला है। तो क्या मतलब ये चिपक कर रह गया है, नहीं नहीं नहीं, ये मूव तो आगे कर ही रहा होगा, लेकिन जो भी पॉइंट समय के साथ, लोकेशन के चेंज करने के साथ इसके कांटेक्ट में आ रहा होगा, वो पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जा रही होगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जा रहा होगा, मतलब रिलेटिवली इट गेट स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर माना हमने कि एक रोलिंग ऑब्जेक्ट, सॉरी एक राउंड ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी v cm आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है और एक कुछ ओमेगा cm अबाउट द सेंटर ऑफ मास ये रोटेट कर रहा है, जिसका रेडियस मान लेते हैं कुछ कैपिटल r है। तो पॉइंट p इसको बोलते हैं, और इस पॉइंट p की जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट विल बी जीरो विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। हम मान के चल रहे हैं कि ये जो सरफेस है रफ है और इसकी वेलोसिटी जीरो है। हम सिंपल रखते हैं चीजों को फिलहाल, फिर एक एक करके कॉम्प्लिकेट भी करेंगे, एक एक करके चीजों को ऐड भी करेंगे। फिलहाल रफ है ये और इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी जीरो होगी। बट देखा जाए तो ये ओमेगा के साथ रोटेट भी कर रहा है एंड ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो इस पॉइंट के पास दो दो वेलोसिटीज होनी चाहिए, जैसा कि अब हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसके पास vcm होगा और क्योंकि इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो टेंजेंशियली पीछे की डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। सो यहाँ पर क्या बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर दो वेलोसिटीज इनका रिजल्टेंट, तो vcm प्लस v टेंजेंशियल शुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से पता चलता है कि vcm शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v टेंजेंशियल, मतलब डायरेक्शन वाइज अपोजिट होना चाहिए जो कि है, और मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए, जिससे कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें और v रिजल्टेंट जो होना है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मैग्नीट्यूड की बात करूं सिर्फ मैं, तो यहाँ पर vcm को बराबर होना पड़ेगा v टेंजेंशियल से। ओके, ये है हमारे पास। तो vcm इज इक्वल टू v टेंजेंशियल। v टेंजेंशियल कितना होने वाला है, अगर यहाँ पर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, साथ में मान लो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी हो, तो एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे हम। यहाँ पर देखो आप, तो vcm बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, vt की जगह पे मैं लिख सकता हूँ r ओमेगा cm। ओके, r ओमेगा cm, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। तो यहाँ पर vcm को बराबर होना पड़ेगा r ओमेगा cm के, जिससे कि प्योर रोलिंग पिक्चर में आ जाए। समझ में आ रही बात। दूसरा कंडीशन हम ये कहेंगे कि अगर ये एक्सेलरेट भी कर रहा है तो यहाँ पर ये इसके साथ acm करके एक ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी होगा, तो हम कहेंगे आगे की तरफ कि acm से मूव करेगा और साथ में पीछे की तरफ, क्योंकि अल्फा भी है यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन, तो पीछे की तरफ a टेंजेंशियल करके एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा, और इन दोनों को भी यहाँ पर जीरो होना पड़ेगा, नहीं एक्सेलरेशन ऑफ p इज इक्वल टू जीरो, सो दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज अपोजिट। एंड वी कैन राइट हियर acm इज इक्वल टू r अल्फा cm। ओके, अल्फा cm मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास की बात चल रही है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स एंड द अदर फोर्सेस। यहाँ पर क्या होने वाला है कि हम ये देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि ये पार्टिकल क्या है, स्टेशनरी है, और ये पार्टिकल स्टेशनरी है तो डेफिनेटली इसमें ये पार्टिकल स्लाइड नहीं कर रहा है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होने वाला है, काइनेटिक फ्रिक्शन वो यहाँ पर जीरो होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन, CTION, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पर, जीरो होने वाला है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल हियर बिकॉज
काइनेटिक फ्रिक्शन तभी आता है जब चीजें स्लाइड कर रही होती हैं, एक सरफेस जो कि कांटेक्ट है किसी दूसरे सरफेस के साथ, तो वो जब तक उस पे रिलेटिवली मोशन में नहीं आएगा, एक्चुअल रिलेटिव स्लाइडिंग में नहीं आएगा, तब तक FRK वहां पर एग्जिस्टेंस में नहीं आता। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक और टेंडेंसी है कि फ्रिक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिखे, लेकिन अगर F एक्सटर्नल पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है ना, F एक्सटर्नल यहाँ पर ऐसे भी लग सकता है एक अदर फोर्स, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, पैरेलल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है अगर वो यहाँ पर क्या हुआ, जीरो हुआ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो होगा। ये भी नहीं आने वाला, क्योंकि जब ये भी नहीं है तो फिर टेंडेंसी ही नहीं है। ओके, टेंडेंसी ही नहीं है यहाँ पर कि रिलेटिव स्लाइडिंग आए। इस कंडीशन में, प्योर रोलिंग की कंडीशन में, जब यहाँ पर VCM बराबर है VT के, ACM बराबर है AT के, इस तरह से, तब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वजूद नहीं होने वाला। लेकिन अगर F एक्सटर्नल पैरेलल टू द सरफेस नॉट इक्वल टू जीरो, देन फ्रिक्शन ये इंश्योर कर रहा होगा कि ये प्योर स्लाइडिंग ना कर रहा हो। समझ आ रही बात? स्लाइडिंग ना कर रहा हो, प्योर रोलिंग कर रहा हो। समझ आ रही बात? तो फ्रिक्शन यहाँ पर FRS कैन नॉट बी जीरो। समझ में आ रही बात? तब यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, और वो किसके बराबर होगी, तो F एक्सटर्नल पैरेलल टू द सरफेस के बराबर होगी। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि वो मैक्सिमम लिमिट पे ना पहुंच गया हो, तो मैक्सिमम लिमिट के भी बराबर हो जाएगी, तब भी F एक्सटर्नल सरफेस मैक्सिमम लिमिट के बराबर होती है। ये सारी चीजें हम फ्रिक्शन में पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई होप इसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है आपके पास। देन वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। ओके, तो हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमें ये समझाएगा और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पॉलिश करने में मदद करेगा। लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन बोला कि a force F is applied tangentially at the topmost point. A force F is applied tangentially at the topmost point of a sphere of mass m and radius r. एक स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रहा है, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है ऑब्वियसली। तो ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r दे रखा है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, साइड में लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या है हमारा sphere, S-P-H-E-R-E, दिस इज अ स्फीयर। अब क्या है कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आगे, इफ द ग्राउंड इज रफ इनफ, इफ द ग्राउंड इज रफ इनफ, रफ इतना रफ है कि टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, इफ द ग्राउंड इज रफ इनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, मतलब कि ये फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि कुछ भी हो जाए, ये फ्रिक्शन इस स्फीयर को स्लाइड नहीं करने देगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर रोलिंग के लिए अलाउ करेगा। क्लियर है बात? तो प्योर रोलिंग करने में मदद करने वाला है फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन की वैल्यू सफिशिएंटली इनफ है इस चीज के लिए, ठीक है ना। तो पूछ रहा है फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर एंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। फाइंड द, यहाँ पर ए ट्रांसलेशनल की बात करने वाले हैं, तो ट्रांसलेशन, ए ट्रांसलेशनल लिख रहा हूं मैं, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंड व्हाट विल बी द फ्रिक्शन, व्हाट विल बी द फ्रिक्शन, ठीक है ना। FRS होगा क्योंकि एक फोर्स लग रही है तो टेंडेंसी है डेफिनेटली, तो यहाँ पर आने वाला है। हाँ, एक ऐसा सिचुएशन होता भी है कि जब फोर्स भी लग रहा होगा तब भी फ्रिक्शन नहीं आ रहा होगा, वो एक स्पेशल केस है जब हम बात करेंगे, दैट विल बी आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ द प्योर रोलिंग मोशन। सो FRS इज इक्वल टू हाउ मच, ये भी हमें पता करना है। तो ये पता करना चाहते हो, तो एक्सेलरेशन पता करना चाहते हो, तो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ लगा करके हम इसे पता कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। तो सारे के सारे फोर्सेस दिखलाने पड़ेंगे। तो हमें पता है कि फ्रिक्शन, हमारे पास एक शुरुआत से ही हमारी आदत बनी है कि हम क्या करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस तरह से या फिर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस तरह से या फिर इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा होगा, किसी सरफेस से पड़ा हुआ है, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम कैसे लगा रहे होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को कैसे दिखला रहे होते हैं, पीछे की तरफ, ठीक है ना। अगर फोर्स यहाँ पर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स हम पीछे की तरफ लगाते हैं, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है आगे की तरफ स्लाइड करने की, तो फ्रिक्शन उस टेंडेंसी को अपोज करता है और पीछे की तरफ लग रहा होता है, ठीक है। या फिर ये मूव कर रहा हो वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, तब भी फ्रिक्शन उस रिलेटिव स्लाइडिंग के पीछे होगा। तो यहाँ पर फोर्स हमने इस डायरेक्शन में देखा, और देखते ही हम क्या कहते हैं कि चलो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा देते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा होगा, इसको रोक रहा होगा जाने से, ठीक है ना। अब लगा कर देखते हैं, that will be very interesting to see what will happen in at the end. Okay, so यहाँ पर फ्रिक्शन हमने मान लिया कि क्या कर रहा होगा, इसको अपोज कर रहा होगा, ऑब्वियसली स्लाइड करने नहीं देना चाहता। तो अब नेट फोर्सेस में एक फोर्स ये आ गया, एक फोर्स
ये आ गया है, क्लियर है बात। अब ये दोनों फोर्सेस मिल करके नेट फोर्स बनेंगे और ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन देंगे। तो लेट्स अप्लाई ट्रांसलेशनल न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ओके, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो हम क्या जानते हैं, टोटल फोर्स क्या है यहाँ पर, एफ आगे की तरफ फॉरवर्ड्स को पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी को मैं पॉजिटिव ट्रीट कर लेता हूँ, तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव, एफ यहाँ पर पॉजिटिव है, एफ आर इज निगेटिव। अब एफ आर जो भी होगा वो एफ आर एस ही होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मास ऑफ द सिस्टम, उसको स्मॉल एम में बात कर लेते हैं, स्मॉल एम लिखने की आदत है मुझे, यहाँ पर ए ट्रांसलेशनल आ जाएगा। ओके, अब ये एक इक्वेशन बन गया हमारे सामने। एक और इंफॉर्मेशन है कि क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशनल न्यूटन से सेकंड लॉ के थ्रू सारे के सारे टॉर्क का नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क यहाँ पर आई इंटू अल्फा के बराबर होना चाहिए। क्लियर है बात। तो उस इक्वेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, रोटेशनल, क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ पर हो रही हैं, तो रोटेशनल न्यूटन्स लॉ भी हम इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वो भी हमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, टॉर्क। अगर मैं बात करूं इस सेंटर के अबाउट टॉर्क की, जो कि ये सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट बात करूं तो क्या आने वाला है, टॉर्क ड्यू टू द फोर्स, दैट फोर्स यहाँ पर आ जाएगा एफ इंटू आर, प्लस प्लस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट कर रहा है इस रोटेशन को, क्लॉकवाइज ही लग रहा है, तो क्लॉकवाइज ही टॉर्क है, तो एफ आर एस इंटू द कैपिटल आर विल बी इक्वल टू आई अल्फा। और हम जानते हैं कि रोलिंग इज व्हाट, प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग है तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि यहाँ पर जो ए ट्रांसलेशनल होगा वो बराबर होगा ए टेंजेंशियल के, ठीक है ना, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी यहाँ पर बात करें तो टेंजेंशियल के बराबर होगा। और टेंजेंशियल यहाँ पर है तो वो अल्फा से अगर ये रोटेट कर रहा है, अल्फा से अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो हम बात करेंगे, अल्फा यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन है, तो क्या आने वाला है, आर अल्फा सी एम। ओके, आर अल्फा सी एम, दिस इज व्हाट सी एम, हम बात कर रहे हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास, जो भी टॉर्क हमने इंप्लीमेंट करा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अबाउट द सेंटर ऑफ मास ही आएगा। ओके, तो अल्फा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर पहले क्या करूंगा, एफ प्लस एफ आर एस कॉमन कर लूंगा आर को, और यहाँ पर आई इक्वल टू, क्योंकि स्फेयर है, मान लेते सॉलिड स्फेयर है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसलेशनल यहाँ पर इक्वेशन में ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है, तो मैं यहाँ पर भी ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ही लूंगा, जिससे कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लगा सकूं। तो यहाँ पर ए ट्रांसलेशनल बराबर आर अल्फा सी एम है बेसिकली, तो ए ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाई आर आ जाने वाला है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ प्लस एफ आर एस की बात करूं तो यहाँ पर यहाँ से आर और ये आर स्क्वायर और ये आर, ये तीन सबका सब गायब हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या आने वाला है, 2/5 एम ए ट्रांसलेशनल। ओके, सो वी कैन कैलकुलेट हियर फ्रॉम, नाउ इट इज व्हाट, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ऐड कर देंगे तो फ्रिक्शन यहाँ से गायब हो जाएगा, सब कुछ एफ के टर्म्स में आ जाएगा, फ्रिक्शन तो अननोन है अभी, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा मुझे नोन डेटा के टर्म्स में, 2f के टर्म्स में, m के टर्म्स में। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाने वाला है इक्वेशन, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 2f, क्योंकि ये FRS इस FRS से कट जाने वाला है, तो क्या आ जाएगा, 2f इज इक्वल टू 2/5 एम ए ट्रांसलेशनल यहाँ 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/5, जोड़ने पे ये चीज डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एम ए ट्रांसलेशनल। ओके, एम ए ट्रांसलेशनल, देन ए ट्रांसलेशनल कितना आ गया हमारे सामने, ये आ गया है 10f/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहां से हमें एक्सेलरेशन ट्रांसलेशन, ये हमारा फर्स्ट आंसर है जो कि मिल चुका है, किस डायरेक्शन में है, तो इसी फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स है पॉजिटिव आ रही है डेटा हमारे पास, ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की, तो अब क्या करते हैं, इस एक्सेलरेशन को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम, फर्दर नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट पेज पर आते हैं, एफ माइनस एफ आर एस इज इक्वल टू एम ए ट्रांसलेशनल है हमारा इक्वेशन 1, इसमें पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो एफ माइनस एफ आर एस, यहाँ पर मैं शिफ्ट कर देता हूं एफ को दूसरी साइड में, तो एफ आर एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको इधर ले आएंगे तो एफ माइनस एम ए ट्रांसलेशनल की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं यहीं पर, यहाँ पर है 10f बाई कितनी थी वो वैल्यू, 7m, 10f/7 यहाँ पर m है, 10f/7 m,
10F/7M। ओके, देन M से M ये कैंसिल हो जाने वाला है, तो ये आ जाएगा F माइनस 10/7F, और ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर -3/7। देख रहे हो आप क्या आंसर आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ये हमारा न्यूटन। अब ये माइनस क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस आपको बता रहा है कि जो डायरेक्शन आपने ले रखा है फ्रिक्शन का, असल में वो रॉन्ग है। फ्रिक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स हियर। हियर FRS is in the direction of F, या फिर एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हो। समझ में आ रही बात, ऐसा कैसे हो रहा है, ये ऐसा कैसे हो गया, ये चीज आगे की तरफ जा रही तो खिसकना चाहिए था आगे की तरफ, तो ये पीछे की तरफ लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो कैलकुलेशन बता रहा है कि इसको आगे लगना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल F है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल F है, ये फोर्स का दो रोल है, यहाँ पर दो इफेक्ट्स हैं यहाँ पर, समझे। दो इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट रोटेट कराने का इफेक्ट है और एक इफेक्ट ट्रांसलेट कराने का है। तो यहाँ पर रोटेट कराने वाला जो इफेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है ट्रांसलेट कराने वाले इफेक्ट पे, मतलब कि इस फोर्स के वजह से रोटेशनल इफेक्ट ज्यादा पैदा हो रहा है, जिसके वजह से पीछे की तरफ, जिसकी वजह से क्या कहूं मैं, पीछे की तरफ, अलग कलर से हम यूज करते हैं इसको, पीछे की तरफ क्या होने वाला है, ज्यादा ए टेंजेंशियल पैदा होगा विद रिस्पेक्ट टू ए ट्रांसलेशनल। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ए ट्रांसलेशनल से ज्यादा पैदा होगा ए टेंजेंशियल, क्योंकि रोटेशनल ज्यादा है, इसके वजह से पीछे की तरफ रिलेटिव टेंडेंसी है स्लाइड करने की, रिलेटिव स्लाइड करने की टेंडेंसी ज्यादा पीछे की तरफ है, तो फ्रिक्शन को आगे आना पड़ेगा। तो सिर्फ फोर्स को देख करके हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इस केस में तो बात सही थी कि सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा था, ट्रांसलेशनल ही हो रहा था, ट्रांसलेशनल ही इफेक्ट यहाँ पर मौजूद था, रोटेशनल इफेक्ट नहीं मौजूद था। तो इसके हिसाब से फिर तो इसको आगे की तरफ ट्रेवल करना चाहिए, तो फिर फ्रिक्शन को पीछे आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? दैट्स अ होल फैक्ट about the rolling motion and the pure rolling motion. Thank you for watching.